5 अरब रुपए अगर आपने खर्च कर दिए, किधर किए? जमीन पे तो नजर नहीं आ रहे थे। खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन चूंकि खर्च वो हमारी कान के नीचे हो रहे हैं, पहले नाक के नीचे हो रहे थे। ये पॉलिसी बना दी कि जो सड़क पे पैसा खर्च होना है वो उस सड़क से निकलना है। सैलरीज की क्या सूरत हाल होगी? ये अफसरों को समझ लेना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद कौम अगले बजटों में उनको पैसे देने की हिमायत नहीं करेगी। पेंशन का कोई हल है? तो अगर 10 लाख लोग काम ही नहीं करे तो उनको पेंशन क्यों देते हैं? हमारे टारगेट्स जो पिछले साल के थे, डू यू थिंक वो पूरे हुए? सब्सिडी के टारगेट जो है वो कभी अचीव नहीं होते क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आ जाता है। निजकारी के बारे में क्या? हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये ड्रामे होने हैं। जहाँ पहले वादा में 3 मेंबर्स होते थे, अब हर कंपनी में 5-5 डायरेक्टर बैठे हुए हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमारी चीज़ डॉलर में तय करते हैं। मतलब पाकिस्तान ने मुआहदे ऐसे किए हुए कि कुछ भी महंगा हो, हमें नुकसान ही हो। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 5 आदमी को तनख्वाहें दे दें और काम कोई टकेगा ना करें। पब्लिक ना पंखा चलाएगी, ना रोटी खाएगी, ना बस में ट्रेवल करेगी और भूख से मर जाएगी। 2021 का बजट जो है वो आने वाला है और हम हमेशा बजट की तरफ देखते हैं कि क्या हमें सब्सिडीज रिलीफ मिलने वाले हैं, टारगेट माजी के पूरे हुए और आइंदा के गोल क्या हैं, और फिर हम अपनी लीडरशिप की तरफ भी देखते हैं कि उनके अंदर किस तरह की विजन है। इस सब को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सुहेब मरगूब साहब ने। सुहेब साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया। ये मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमारा जो बजट है वो 5.5 ट्रिलियन का बजट है, लेकिन ये बहुत गलतोलाम है कि हमारे मिनिस्टर्स, हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट सब इसका तर्जमा जो है मुख्तलिफ करते हैं। कोई कहते हैं 5500 मिलियन का बजट है, कोई कहते हैं 55,000 अरब का है, 5500 अरब का है। ये कोई गलती है, गलतफहमी, बहुत बड़ी गलती है जिसके साथ हम सब रह रहे हैं। देखें, ये हम जब बिलियन को और ट्रिलियन को लेते हैं तो हमारा अपना फलसफा बीच में आ जाता है। लेकिन जब इंटरनेशनल लॉबी बीच में आती है तो उसका अपना होता है। अब मसलन मिलियन जो ये इंटरनेशनल है, जिन्होंने ये बिलियन और ट्रिलियन बनाया है, उन्होंने 1000 पे रखा हुआ, 3 zeros जो हैं। अब मिलियन, 1000 बिलियन एक ट्रिलियन होता है। अब जैसे 1000 मिलियन का 1 बिलियन होगा, ठीक है, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होगा। 1 ट्रिलियन में होते हैं टोटल 13 डिजिट, ठीक है। अगर आप नेट पे भी जाके सर्च कर लें कि ट्रिलियन के डिजिट कितने, तो उतने होंगे। अच्छा, अब जब हम कहते हैं कि जी अपना एक 5.5 ट्रिलियन का हमारा एक बजट है, कंसोलिडेटेड फंड जो है 7.2 ट्रिलियन का है, तो इट मीन्स के 7200 का FCF है। 72,000 का आप भी गलती कर रहे हैं। तो ये गलती तो होती रहेगी ना, सारे हर जगह पे होगी। लेकिन एक्चुअली वो 7200 है। हाँ, एक्चुअली वो 7200। हम जब ट्रिलियन कहते हैं तो गलत कहते हैं। तो अब ट्रिलियन को और बिलियन को हमें गवर्नमेंट को बजट में ये स्पेसिफाई कर देना चाहिए किसी भी डॉक्यूमेंट में कि हम मिलियन का कितना बिलियन ले रहे हैं और बिलियन को कितने का ट्रिलियन ले रहे हैं। कैसे कर सकते हैं हम? मतलब लंबे चौड़े चक्कर में हम बताएं कितने खरब है, कितने करोड़ है, क्यों मिलियन और ट्रिलियंस के चक्कर में पड़े हुए हैं? करोड़ हम इसलिए नहीं बता सकते कि इसका फिर यूरोप को नहीं पता लगेगा, वो वहाँ पे सर खुजाना शुरू हो जाएगा कि ये क्या लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। देखिए, अगर हम लिख दें 1200 रुपए, ठीक है, अच्छा, उस पे वो गोरा सर खुजाएगा जिसने आपको पैसे देने। अब बजट की तरफ आते हैं। हमारे टारगेट्स जो पिछले साल के थे, डू यू थिंक कि वो पूरे हुए, और जो आइंदा साल के हमारे टारगेट्स हैं क्या वो एक रैशनलाइज अप्रोच के साथ हम लेके चल रहे हैं? देखिए, टारगेट्स जो है ना उसकी हमारी कोई रैशनलाइज अप्रोच नहीं है। हम समझते ये हैं कि हमारी अप्रोच बहुत ही रैशनलाइज है, और हम जो अब तो हम GSP मैपिंग भी कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में, फलां में, तो हमारे जो टारगेट्स हैं प्रोडक्शंस के वो बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये हमें 2-4 साल बाद पता लगता है कि टारगेट्स हम कितना के पीछे मिस कर गए थे और कितना हमने गलत टारगेट्स लिखे हुए थे। क्योंकि अभी जब आप बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तो इसमें 1991 का भी कोई बजट निकला होगा कि जी अभी तक उसकी जो ये पुराने 20-20 साल 30 साल पुराने बजट के एक्चुअल उस वक्त हमने कितने कमाए या कितने किस शोबे में खर्च किए, वो अभी तक क्लियर नहीं हुए सारे, क्योंकि किसी ने 2000 साल पहले डाल दिया हुआ था पैसा जो है वो अपने पर्सनल लेजर अकाउंट में, वो अकाउंट बंद हो गया, पैसा भी इधर गया उधर गया, तो कहीं से फिरता फराता वो पैसा दोबारा आ गया। इसलिए अकाउंट्स हमारे इस बजट के साथ भी अल्लाह के फजल से पुराने भी बजट पेश होंगे, कोई जो ठीक है, उसके करेक्शंस के होंगे, अप्रोप्रिएशन हो रही होगी उसमें। हमारी फाइनेंस की नई टीम है, शौकत तरीन साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप उनको किस तरह से रेट करते हैं कि कितने वो विशनरी हैं और जनरल पब्लिक के लिए कितना रिलीफ है, और जो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं? देखें, जो तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफ़ी इंसान दोस्त हैं। अच्छा, बजट के हिसाब से IMF के साथ कुछ मामलात में टकराए भी हैं कि जी हमने ये इदारे प्राइवेटाइज़ नहीं करने, लेकिन कुछ मान भी गए हैं कि ये हमने करने हैं। जो देखें, प्रीवियस में जब हमारे हाथ बंधे हों तो हमने करने होते हैं। अब जैसे सब्सिडीज़ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया कि अब फिर कह रहे हैं कि जी हम इस साल सब्सिडी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि 2 पिछले जो मुसलसल पेट्रोलियम प्रोडक्ट के इंक्रीज़ आया है वो गवर्नमेंट ने नहीं दिया।
ना देने का मतलब ये कि आप अपने जो सब्सिडी का कुशन है उसको आगे लेके जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वो, तो वो ये दे रहे हैं। इसका मतलब ये इट मीन्स कि ये मेरे ख्याल है 250 अरब रुपये पे पहुंच जाएगी, जिससे कोई 60% रखी गई थी, तो सब्सिडी चली जाएगी ऊपर। और ये हर बार सब्सिडी के टारगेट जो है वो कभी अचीव नहीं होते, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आ जाता है। एक तो ये आप लिख लीजिए, इन्होंने अभी भी अगर 200 अरब रुपए का टारगेट रखा है, जैसे कि सुन रहे हैं, हाँ जैसे कि सुन रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये 300 साढ़े 300 पे चला जाएगा, क्योंकि अगला साल है इलेक्शन की गेमा गेमी का। होना तो नहीं है, लेकिन नुमाइंदे चुनाव लिस्टें शस्तें बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्शन की गेमा गेमी की आप बात कर रहे हैं, तो अगर हम डेवलपमेंटल बजट की बात करें तो पिछले साल का डेवलपमेंटल बजट जो है हमें वो नज़र आता है बजट में कि वो सब खर्च हो गया। 500 अरब रुपए अगर आपने खर्च कर दिए, किधर किए? ज़मीन पे तो नज़र नहीं आ रहे कहीं भी। अगर हम देखें कि हमें कोई प्रोजेक्ट्स हों, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स हों, कहीं आम बंदे को रिलीफ हो, लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, जो इनके अपनी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहते हैं खर्च हो गया। देखें, इन्होंने रखे थे जो फेडरल के थे PSDP में, वो थे 622.6 बिलियन के करीब, और जो मई की लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जारी हो गए थे 5.66, तकरीबन नॉर्मल है 566। हाँ, मतलब अभी 1-1.5 महीने में बाकी भी हो जाएंगे, तो बजट की जो रिलीज़ है वो तो बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो पहले हम कहते थे कि तख्त लाहौर में लग गए, पहले लग गया। नवाज शरीफ की जो फ़िलासफ़ी थी ना, नवाज शरीफ ने जब पहले बार गवर्नमेंट टेक ओवर की तो कंपनीज़ के कुछ लोगों के साथ बातचीत की। उसने कहा जी क्या करूँ मैं? उसने कहा नज़र आने वाले प्रोग्राम बनाएं। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने ही आगे सजेशन दी कि सड़कें बनाए नज़र आएंगी, ट्रेन चला दे नज़र आएगी, भागते दौड़ते सब देखेंगे लाल पीली नीली कर रहे हैं, तो उन्होंने वो कर दिया। अब बहुत से प्रोजेक्ट हैं, अब जैसे एजुकेशन है, इंस्टीट्यूशन है, छोटे छोटे गांव में बने हुए नहीं नज़र आएंगे। इन्होंने तो खैर बंद किए हैं, इन्होंने तो ये नहीं बनाए। वो तो अब जो ये रिलीज़ हुआ ना, देखें लाहौर से निकल गया फंड काफ़ी सारा, जिसको हम कहते थे कि तख्त लाहौर के पास फंड्स थे, वो तख्त लाहौर के पास नहीं रहे उस तरीके से। अब DG खान में सड़क बन रही है, वो किसी को नज़र नहीं आएगी, MPA को भी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने इलाकों में गया ही नहीं होगा, तो मुझे भी नज़र नहीं आएगी, मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ। इसलिए अब खर्च तो हो रहे हैं, लेकिन चूँकि खर्च वो हमारी कान के नीचे हो रहे हैं, पहले नाक के नीचे हो रहे थे। हाँ ठीक है, लाहौर में हो रहे थे, पिंडी में हो रहे थे, इस्लामाबाद में हो रहे थे, अब नाक के नीचे से हट के कान के नीचे चले गए हैं, तो वो हमें नज़र नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं लाहौर की बात करता हूँ और मेरा ख्याल है कि मोर और लेस यही सिचुएशन जो है वो कराची और जो हमारे बड़े शहर हैं, जिसमें फैसलाबाद, गुजरांवाला या हैदराबाद, इस तरह के जो शहर हैं, कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे आपके वाटर सप्लाई का सिस्टम है, आपके सीवरेज का सिस्टम है, ये सब गुज़श्ता 50 साल में यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और पॉलिसी यही थी कि उन प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाओ जो नज़र आते हैं, चूँकि ये ज़मीन के अंदर हैं, ये नज़र नहीं आते। लोग आज के दिन तक वो गंदा पानी पी रहे हैं, उनका सीवरेज जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो मिक्सअप होता है, और दिस होल सिस्टम इज़ obsolete like anything, जिसकी वजह से आपका हेल्थ का बजट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको इलाज। मुझे इस गवर्नमेंट में फिर उसके लिए कोई बड़ा प्लान नज़र नहीं आता कि लाहौर को या किसी भी बड़े शहर। तो वाटर और ये जो सोशल सर्विसेज हैं, ये चली गई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। अब ये काम करने सिंध हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने और बलोच ने और बलूचिस्तान ने, और उन्होंने देखिए बहुत ज़्यादा फंडिंग हुई है सूबों को पिछले 12-15 साल में GIDC में, गैस डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेज हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा रॉयल्टी गई है गैस और उसके सरचार्ज में। 12 सालों में ये मतलब टेंस ऑफ बिलियंस जिसको कहते हैं ना, उसमें चली गई है, क्योंकि प्राइसेस पीछे बहुत बढ़ती रही हैं ना, गैस की कितनी कीमतें चढ़ गई हैं पिछले 2-4 सालों में। तो सर एक तो इन सूबों को मिला। अब सूबों से पूछे, अंग्रेज़ की अगर आप गैजेटियर पढ़ें तो मैंने एक गैजेट में पढ़ा कि जी अंग्रेज़ ये देखता था कि किस महीने में चोलिस्तान में या थर में बारिश होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, वो कहता था कि यार इन महीनों में हमें बादल नज़र नहीं आ रहा। उस ज़माने में कौन सा कोई महकमा मौसमियात हमारे जैसा होता था, जैसा अब तो उनका है ना, जैसा अब हमारा उस ज़माने में उनका होता होगा। तो उनके मुर्गे ने बताया कि जी चोलिस्तान में और थर में बारिश नहीं हुई। तो गधों पे तस्वीरें हैं, गधों पे जो है ना वो अनाज भिजवा दिया करते थे। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले अंग्रेज़ थर में और सिंध के इलाकों में उस वक्त अनाज भिजवा देता था जब वो देखता था बारिश नहीं हो रही, खुशहाली आने वाली है, कैद पड़ने वाला है। तो हमने क्यों नहीं किया? ठीक, हम तो एक रेल भरें और भिजवा दें। हमारी कहानियाँ चल रही होती हैं। एक बहुत अच्छा कार्टून मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कि एक बड़ा मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, बड़ा गुस्से में है, बाल चाल उसके बिखरे में है और कोई गैर मुल्की सा लग रहा है, तो और उसके ऊपर लिखा सिंध गवर्नमेंट, और पीछे एक मेरे ऐसा बैठा हुआ मरियल सा बंदा, और बड़ा उसने हाथ में प्याला पकड़ा हुआ है और उसको चमचों से खिला रहा है।
तो सर यही हालत है। ठीक है। सैलरीज की क्या सूरत हाल होगी? बड़ा अनरेस्ट है, जो जितने गवर्नमेंट सर्विस में लोग हैं और बाकी सारे जो हैं। डू यू थिंक कि आने वाले टाइम में द फ्यूचर फिस्कल ईयर ये कुछ चीज़ सेटल डाउन हो जाएगी? देखें, दो चीज़ें हैं। एक तो अफसर को ये अब समझ लेना चाहिए कि अगर वो नाली करेगा तो कल को पेंशन का बजट इस कदर बढ़ जाएगा कि लोग उसको मारेंगे और पेंशन के फंड नहीं देंगे। ये अफसरों को समझ लेना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद कौम अगले बजटों में उनको पैसे देने की हिमायत नहीं करेगी। देखें, रेलवे के रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन कितने हो गए। अब मुलाजमीन ने तो रेलवे को तबाह नहीं किया, रेलवे को तो उसने तबाह किया जो रॉयल सैलून में फिरता रहा। तो उन लोगों ने चूँकि काम नहीं किया, जिसकी वजह से रेलवे और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो गई। इनका जो है वो रिटायर्ड मुलाजमीन जो है वो 1.25 लाख तक पहुँच चुके हैं। अब इनको फंडिंग कहाँ से होगी? इस वक्त जो बजट है हमारा, वो पिछला जो बजट था जो अप्रोप्रिएशन के बाद वो बढ़ गया हुआ था, क्योंकि टारगेट रखा था 400 का और वो तकरीबन 500 पे पहुंच गया। इस वक्त भी तजवीज़ 550 की है जो 600-700 पे पहुंच जाएगा। अच्छा, अब इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं वो हम एक उस्तादी करते हैं ना कि सैंक्शन पोस्ट बढ़ा देते हैं। गुज़श्ता 3-4 साल में हमने सैंक्शन पोस्ट बढ़ा के तो 6,10,000 पे ले गए। इधर फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं 6,10,000 और फेडरल गवर्नमेंट अपनी पावर सारी ट्रांसफ़र कर रही है कंपनीज़ को। अच्छा, कंपनियां खड़ी हो गई। वो जो नीम जिनको सेमी और ऑटोनमस बॉडीज़ कहते हैं, उनके मुलाजमीन की सैंक्शन पोस्ट जो हैं वो भी बढ़ के 5,10,000 के करीब हो गए, 5 लाख समझ लें। और उसमें भी कोई तकरीबन 1,10,000 का गैप है कि 3.9 जो है ना लाख के करीब अपॉइंटमेंट्स हैं। बाकी हो जाएंगी अल्लाह के फजल से, आगे इलेक्शन आने वाले हैं ये सारे। नहीं, लेकिन सर इसके बावजूद तो पेंशन अब सर ये है कि 366 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट का रनिंग उनको चाहिए, गवर्नमेंट को रन करने के लिए। अब कोई इनसे पूछे कि पेंशन बजट इस वक्त पाकिस्तान का तीसरा बड़ा एक्सपेंडिचर है। पहला खर्चा है हमारा जो हमने पैसे देने हैं सूद छूद में, और वो मतलब अच्छा खासा है। और अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है कि हम बॉन्ड्स फिनिश कर रहे हैं, और अदालतों में मुकदमे गए थे, वो अच्छी तरह केस नहीं लड़ सके, हार गए। हो सकता है कानून भी इनके खिलाफ ही जाता हो। तो अब ये जो बड़े बॉन्ड्स हैं वो भी ख़त्म हो जाने हैं। अब क्योंकि IMF ये कहता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये आपके ऊपर एक खामखा का बर्डन है, आप इस बोझ को उतारें। ये बॉन्ड उतर जाने 2-4 साल में से आगे ये सिस्टम नहीं जाएगा। अच्छा, ये पैसे भी देने, ये भी कई हज़ार अरब रुपया बन जाएगा टोटल उस हद तक। ठीक। अच्छा, अब जब ये भी देना होगा वो भी देना होगा तो 21,000 रुपया जो है वो तो गवर्नमेंट ने 2100 अरब रुपया जो है वो तो गवर्नमेंट ने लोन में देना है, लोन और इंटरेस्ट में। 1,000 अरब रुपए का तकरीबन डिफेंस बजट हो जाएगा जो काम में है। आप देखें ना, इंडिया ने $4 बिलियन का तो सिर्फ फ्रांस के साथ मुआहदा किया, $4.2 बिलियन का फ्रांस और अच्छा रशिया के साथ अलग परचेज चल रही है। तो हमारे तो पूरे पाकिस्तान के बजट के बराबर इंडिया का डिफेंस बजट है। इसलिए इस पे ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, शोर बड़ा होगा जो 1,000 अरब रुपया कर दिया या 1,100 अरब रुपया कर दिया, इंडिया का बजट तो पाकिस्तान के। और अगर हम कहते हैं कि फौज लड़े, हाँ, तो हमें उसको कुछ मेरे जैसे लोग हैं ना वो कहते हैं लड़े भाई, क्यों नहीं लड़े? तो अब हाथ से तो नहीं लड़ना, ये वो ज़माना नहीं है। फ़लस्तीन में देख लें। अब एक मैंने आदमी की पोस्ट देखी, उसने कहा कि जी फ़लस्तीन को तो इतना पैसा मिला, उसने हथियार क्यों नहीं खरीदे? अब उस आदमी को यही नहीं पता कि 14 साल से फ़लस्तीन तो घेरे में मिस्र के और इसराइल के हथियार उसको कौन देगा? तो पत्थर ही चलाएंगे ना। कश्मीर में नहीं चल रहे पत्थर, कश्मीर में कौन से को हथियार जा रहे हैं? कश्मीर की कौन सी कोई सरहदें अपना से असला की ट्रैफिकिंग हो रही है वहाँ पे। तो हम अगर फ़ौज को मजबूत नहीं करेंगे तो हम अल्टीमेटली नफ्सियाती तौर पर फ़लस्तीन बन जाएंगे। पेंशन का कोई हल है? आई मीन लाइक अभी जो मैंने देखा पंजाब गवर्नमेंट में ख़ासतौर पे डॉक्टर्स पे कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बजाय वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की तरफ उनका रुझान था। मकसद ये है कि बाय द एंड ऑफ द डे पेंशन से बचा जाए। पेंशन का जिस तरह आपने बताया कि तीसरा बड़ा बोझ है, हाउ टू सेटल इट? देखिए, ये बोझ ना हो अगर अफसरान और वर्कर्स मेरे जैसे जो शरीफ से हैं वो भी पूरी जिम्मेदारियों के साथ काम करें। ये बोझ ना हो, इदारे अच्छे हों, चलें, मुनाफा कमाएं और उसी मुनाफे में से उसको दे दें। अभी ये हो रहा है कि कंपनियां तो सारी खसारे में, रेलवे 40-50 अरब रुपए के खसारे में जा चुकी हुई है अल्लाह के फजल से। तो जो पहले गवर्नमेंट से जब गई है पिछली गवर्नमेंट तो 38 बिलियन ले रही थी, अब वो 47 बिलियन पे चली गई है। और इंशाल्लाह ये और भी लेगी अल्लाह के फजल से। पैसा तो गवर्नमेंट के पास बहुत है देने के लिए। तो अगर चली जाए ये इदारे प्रॉफिट में चले जाएं, PIA प्रॉफिट में चली जाए, जो कई इस वक्त जो गवर्नमेंट के पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनका लॉस आपको पता है कितना है?
1500 अरब रुपया 5-7 बड़ी कंपनी का लॉस। 1500 अरब रुपया। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम अपने, गवर्नमेंट ने स्टडी की, जो उन्होंने एक बयान जारी किया था ना फवाद चौधरी ने। देखिए, हम बाज़ बयानात को बड़ा जज्बाती तौर पे लेते हैं, ठंडे दिल से गौर करना चाहिए कि अगर 400 इदारों के ये 6 लाख अफसरान जो फेडरल गवर्नमेंट के हैं और 4 लाख जो कंपनीज़ के हैं, सारी तो खसारे में हैं, तो अगर 10 लाख लोग काम ही नहीं कर रहे तो उनको पेंशन क्यों देते हैं हम? ये मैं ज़रा ऐसे ही रूड और उसमें जज्बातियों की बात करूँ, क्योंकि मेरी तनख्वाह पे टैक्स लगा हुआ है। जो आज जाना किधर है, पेंशन में चला जाए, तो गुस्सा तो चढ़ेगा। मैं फिर पूछूंगा भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे? तो लड़ाइयाँ होंगी, सोसाइटी में लड़ाइयाँ होंगी अगर इसी तरह ये अफसरान काम करते रहे। तो इसका हल कोई नहीं है। हल इसका ये है कि जो लोग पेंशन चाहते हैं वो अपना काम करें। अब मैं बताता हूँ कि हल क्यों नहीं है। KPK ने पेंशन ख़त्म करने की कोशिश की। MPs ने कहा सर जी इलेक्शन हार जाने हैं, लोगों ने वोट कोई नहीं देना है। चीफ मिनिस्टर के तोते उड़ गए, उन्होंने कहा इलेक्शन तो मैंने जीतने हैं। उन्होंने कहा कोई नहीं, पेंशन ख़त्म करना है, ये इसी तरह चले सिलसिला, बजट बनाओ। तो इसलिए पेंशन जो है ना एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। वजह तौर पर है कि लोगों को जो जायज़ काम करें उनको फंड्स चाहिए भी हैं, आखिरी उन्होंने खिदमत भी की हुई है, लेकिन खिदमत तो करें ना। ठीक है, लेकिन 60 साल की उम्र में जो रिटायरमेंट हम ले लेते हैं, दे आर गुड एनफ टू वर्क फॉर अनदर 20 ईयर्स। मैं देख रहा हूँ 80 साल की उम्र में वो हंसते खेलते गोल्फ खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो बंदा 18 होल गोल्फ कोर्स खेल सकता है एट द एज ऑफ मे बी 75, ही इज़ गुड एनफ टू वर्क। हाँ, मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंसान को कितनी उम्र तक जिंदा रह सकता है। तो अब ये साइंस ने बताया है कि 11-12 यूनिवर्सिटीज़ के लोगों ने मिलकर रिसर्च करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं, कोई 62-63 उन्होंने स्टडीज़ को सामने रखा कि इंसान 150 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। मगर बहुत बड़ा ही कोई तुरम खान आ गया ना दुनिया में तो वो 150 साल में मर जाए, कोई के सिस्टम में मौत लिखी हुई है। अब मान गए वो कि इंसान मौत पे फतह नहीं पा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि जी हाँ जी मैक्सिमम जो है वो फ़लानी खातून जिंदा रही थी, वो 122 बरस की उम्र में लुढ़क गई थी। अब ये है कि वेस्ट में और हमारे यहाँ एक बड़ा फ़र्क है कि वेस्ट की आप किसी भी आदमी को देखें तो वो आपको बड़ा खुश खुरम नज़र आएगा। हमारे आप 30 बरस के आदमी को देखें तो 70 बरस का नज़र आएगा। उसकी वजह ये है कि हमें यही नहीं पता कि हमें रहना किस माहौल में है। मसलन जब आप धूप में निकलते हैं तो सूरज जो है वो आपकी स्किन को तबाह कर देता है। लोगों को नहीं पता। मैं भी स्कूल आया करता था तो मैं 2 बजे धूप में निकल जाता था, मुझे क्या पता कि भाई धूप मेरी स्किन को तबाह कर गई है। तो हमारे यहाँ लेबर क्लास ये वो यहाँ में चूँकि धूप में फिरती रहती है तो वो बूढ़ी नज़र आना शुरू हो जाती है। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि फूड हमारा ऐसा है, 42 से 52% तक हमारे बच्चे जो हैं वो स्टंटेड और उनकी ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल है। ठीक, वो किसी भी तरह की वेस्ट कम है या स्टंटेड है या कुछ भी है, कद कम है। अब कद कम होता जा रहा है हमारे यहाँ सोसाइटी में। आप देख लें पहले 6 फुट के होते थे, अब आपको नज़र ही कोई नहीं आएगा। आप हैं लेकिन मैं नहीं हूँ। इसलिए मतलब ये फूड का फ़र्क है। दूध हम पी रहे हैं उस भैंस का जिसको टीके लगे हुए हैं, मुर्गियाँ वो खा रहे हैं जो आधी बैठी हुई आधी खड़ी हुई है। अच्छा, अब उसमें रानी खेत की बीमारी ले आए हैं कि जी इस वजह से महंगी होगी, उसको तो 2 दिन हुए। अब मुर्गी भी ख़त्म हो गई क्योंकि 400 से ऊपर है और जिस चीज़ में गवर्नमेंट कहती है हम हाथ डालेंगे वो महंगी हो जाती है क्योंकि हाथ पड़ जाता है। निजकारी के बारे में क्या आने वाले साल में डू यू फोरसी कि निजकारी में कुछ बड़े देखिए, पहला बजट 1994 में जब एक कोई हुकूमत बना रही थी तो सर जो आलमी इदारे थे तीनों, वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने कहा अनबंडल करो वापडा को। बंडल बना हुआ ना, इतना बड़ा गुंजल पड़ गया, इसको अनबंडल करो। हमने वापडा को अनबंडल करना शुरू किया। उसमें से कंपनियों ने काफ़ी सारे बच्चे दिए, काफ़ी बड़ा इदारा था तो कंपनियां बन गई, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी बन गई। जहाँ पहले वापडा में 3 मेंबर्स होते थे, वाटर, पावर और मैनेजमेंट के 3 आदमी होते थे जो सारा देखते थे। अब हर कंपनी में 5-5 डायरेक्टर बैठे हुए हैं और वो मेंबर से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं। आप लेस्को के यहाँ शिमला पहाड़ी के सामने उसके अपना गंगाराम के सामने जाके देखें, हशर नशर हुआ होता है। दरवाजे सबने बंद कर लिए हैं, नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए हैं। कोरोना ने उनको एक और बहाना बड़ा अच्छा दे दिया कि लोगों से दूर हो, 6 फुट का फासला रखो, किसी को नजर जो काम 5 लोगों से हो सकता है अब उसके लिए 50 लोग हैं और वो भी ज़्यादा सैलरी। ये जो 10 लाख हुए हैं ये कब हुए हैं? ठीक, देखें वापडा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ रही है 1,17,000 जब अनबंडल की चली। ठीक है, उसके बाद 97 पे आए, फिर इंक्रीज करना शुरू हो गए। अब आप टोटल स्ट्रेंथ देखें तो इनका जो सिर्फ लेस्को का मैनेजमेंट का बजट अभी मैंने लास्ट नहीं देखा लेकिन पिछला 4 बिलियन था। अभी मैंने ये 2 इनके नहीं देखे, ये मैं आपको कोई 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 4 बिलियन था O&M का बजट। अब भाई जब तुम्हारा इतना है तो इतना तो वापडा पूरे का नहीं होता था। ठीक।
अब ये कंपनियां देखें, जब आप कंपनियां बना रहे हैं तो आप पब्लिक पे बर्डन डाल रहे हैं। जहाँ एक अफसर खाता था वहाँ 50 अफसर खाते हैं, काम कोई नहीं करते, टके का काम नहीं करते। अब ये कह रहे हैं कि जी इन्होंने स्टडी किया 212 सरकारी इदारों को, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा बिल्कुल सही था, मैं उससे 100% इस बात पे मुत्तफिक करता हूँ, वैसे तो नहीं हूँ लेकिन इस चीज़ पे करता हूँ। अच्छा, अब यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने निकाल दी, ट्रस्ट निकाल दिए, ऐसे कुछ जो थे सोशल वेलफेयर के इंस्टीट्यूशन वो निकाल दिए। अब रह गए 85 में थे बिजली की जनरेशन कंपनीज, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उसके बाद उसकी अपना प्रोडक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन की इस तरह की। अच्छा, उसके बाद उसमें थे OGDCL, बैंक्स, ये वो PIA, बाकी वो रेलवे शेलवे कुछ और, पोस्टल को भी अच्छा खासा लॉस है, वज़ीर तो बड़े तगड़े हैं, मायानाज वज़ीर हैं, लेकिन कंपनी लॉस में है। TCS जो है वो तो फ़ायदे में है, लेकिन पोस्टल बेचारा जो है ना वो लुढ़क रहा है किसी नईफ़ नज़ार पौधे की तरह, जिसको सहारा चाहिए किसी दरख्त का। अब सर बात यह है कि उसको तो ये प्राइवेटाइज़ नहीं कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि 85 इदारे इनकी हिट लिस्ट पे आ गए कि ये हमने करने हैं। भुट्टो का एक फ़लसफ़ा बिल्कुल सही था कि जो प्रोडक्शन के बेसिक प्रोडक्शन इंस्टीट्यूशन हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के पास हों और उसकी बेस पे जो आगे डेवलपमेंट होनी है उसके समरात उसी सूरत में जाएंगे, जिसको कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट में है, वो हमें उसी सूरत में मिलेंगे जबकि हमें गवर्नमेंट बेस्ड डेवलपमेंट हो और बेसिक चीज़ों की कीमतें कंट्रोल में रहें। सरिया इस वक्त कितने रुपए पे है देखें, सरिया जो है वो 1,10,000 को क्रॉस कर गया है और वो भी जंगालूद मिलेगा। फिर आपको अच्छा सरिया लेना है तो आप कंपनी को फ़ोन करेंगे, कंपनी कहेगी जी फ़लाँ जगह से उठा लो, आपको ट्रक के पैसे पड़ जाएंगे। तो पाकिस्तान में सही कमोडिटी लेने के लिए आपको मेहनत करनी है। अच्छा, दूसरा ये है कि जब स्टील मिल बंद हुई तो उससे सरिया कितने का था, मैं तो सुनता था 3.5 का। अब सरिया कहाँ है भाई, जब आप रॉ मटेरियल यानी कि जो उसका सरिया जो उसमें डालना है जिससे आपने सरिया बनाना है, वो जब आप कमो बेश उसी कीमत पे ले रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? ठीक है। तो अब सर प्रॉब्लम ये आ गई है कि अगर प्रामिनिक को देखें तो स्टील का रेट 30-35 होना चाहिए, क्योंकि रॉ का इस हिसाब से जो पहले रुपए का किलो बिकता था अब 30 रुपये का किलो बिकता है। तो जो सरिया पहले 1,500-2 हज़ार का था किलो, अब उस पर टन था, वो इतना क्यों चला गया है 1, 10, 12, 15 पे? क्वालिटी डिफरेंट है। अब जब ये चीज़ें प्राइवेटाइज होंगी तो देखें एनर्जी प्राइवेटाइज हो रही है, एनर्जी कहाँ पे चली गई? हमारा आलमिया ये है कि हमारी चीज़ डॉलर में तय करते हैं। जब डॉलर छलांग लगाता है 55 से 110 पे तो हुकूमत करी डॉलर महंगा हो गया। जब पेट्रोल छलांग लगाता है 11-12 डॉलर में भी रहा है पर बैरल, वो अब चला गया जब 45-50 पे 60 पे, तो हम कहते हैं डॉलर पेट्रोल महंगा हो गया। मतलब पाकिस्तान ने मुआहदे ऐसे किए हैं कि कुछ भी महंगा हो, कुछ भी महंगा हो, हमें नुकसान ही। कॉस्मेटिक्स भी महंगी हो जाए तो हम कहेंगे जी कॉस्मेटिक्स महंगी हो गई इसलिए वो तेल महंगा हो गया, क्योंकि उसमें हमसे कौन सी 3-4 बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि यू थिंक फॉर श्योर दे आर गोइंग टू प्राइवेटाइज? एक तो गवर्नमेंट ने कहा कि जी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ये तबाहकुन है, ये प्राइवेटाइज कर दो। मतलब आपको बिजली जो है वो सेठ मोहम्मद फारूक ने देनी है, ठीक है, लेस्को ने नहीं देनी और पेस्को ने देनी, वो सेठ मोहम्मद फारूक ने देनी है लाहौर में, ठीक है। और जो कराची में है वो कोई मेमन ये वो इस तरह के कोई होंगे, मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा ना, ठीक है। और तो ये सारी। अच्छा, उसके बाद OGDCL के बारे में उन्होंने कहा कि ये ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में है, इसके पहले 5% बेचे फिर 5% बेचे, तो मतलब ये भी निकल जाएगी गवर्नमेंट के हाथ से। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल जो अभी हर तीसरे-चौथे साल में कोई बहुत बड़ी क्राइसिस का शिकार होता है, हर तीसरे-चौथे साल में होता है। देखिए CNG में हमने लाइनें लगवाई, पेट्रोल में लाइनें लगवाई, तो अब इस पे भी लाइनें लगती अगले 2-4 साल बाद नज़र आ रही हैं। रेलवे और PIA, अच्छा रेलवे को उन्होंने बचा लिया है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे को ना, ये भी गधा सा है तो इसको हम घोड़ा बना लेंगे शायद। तो घोड़े को बना लेंगे, घोड़े को कौन सा कोई पानी पिलाना है उसको ले जाएंगे, वो नहीं पिएगा, तो क्या कर लेंगे आप? मुहावरा मशहूर है ना कि घोड़े को आप तालाब के बाहर ले जाओगे, पानी नहीं पिला सकते, ठीक है। तो घोड़े को आप PIA कवे से शाहीन बनेगा कि नहीं? PIA सर जो है वो अभी तो करगस ही है, और देखें अब वो इतना डूब चुका हुआ है। हमारा अलमिया ये है कि हम चीज़ों को रिवैम्प के नाम पे मज़ीद ख़राब कर देते हैं, मज़ीद ख़राब कर देते हैं। हमने PIA में ये कर दिया हुआ है। अब देखें कि
जिन पार्टियों के लोग भर्ती हुए हैं, पाकिस्तान स्टील में बात कर रहा हूँ, उन पार्टियों को चाहिए कि अपने लोगों को वहाँ से विड्रॉ करें, प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। 4-4 साल से 5-5 साल से मुफ्त के से आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप 5 आदमियों को तनख्वाहें दे दें और काम कोई टकेगा ना करें। 1 महीना नहीं हो सकता। अब देखें 5 साल से 8 साल से वो फैक्ट्री बंद पड़ी। 2007 में भी इसके केस की हियरिंग हुई थी, जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने केस लिया था, उसके बाद भी हियरिंग हुई। तो 13 साल से तो ये केस पड़ा हुआ है और वो कम कर नहीं कर रहे। अच्छा, अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखें, पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप बिजली क्यों महंगी कर रहे हैं, तो बिजली तुम वापडा से क्यों ले रहे हो? सिंध हुकूमत को 1000 मेगावाट बिजली वापडा से जा रही है, यानी कि वाटर की जो बनी हुई वो जा रही है, चाहे बने या ना बने उनको देनी है। तो उनको प्राइसेस हफ्कों को कम करनी चाहिए, कराची में जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं उनको कम करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। अच्छा, उनको जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सिस्टम में वो नहीं कर रहे। अब ये लोग इतने ताकतवर हैं कि हर दौर में इनके बारे में बोलता कोई नहीं। जो जिस आदमी ने हफ्कों में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं की वो मौजूदा हुकूमत में भी एक्टिव हैं, ताबी साहब, जिन पे पहले एलिगेशन लगते रहे कि उन्होंने हफ्कों में इन्वेस्टमेंट नहीं की, नेपरा ने रिपोर्टों में लिख दिया हुआ था, वो अब आ गए कि हम एनर्जी के एक्सपर्ट बन गए हैं। नकवी साहब थे, उनका भी बड़ा चर्चा था, वो पहले वापडा से निकल के उधर चले गए, उसको भी तबाह किया, वापडा को भी तबाह किया, अल्लाह खैर सलाह। अब लोग रोते हैं कि जी लेकिन बहरहाल तो हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये ड्रामे होने हैं। और ये मैं आपको बता दूँ कि अगर जो गवर्नमेंट की लिस्ट है 12-15 बेसिक, रेलवे ने हो जाना है प्राइवेटाइज, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये बल्कि बकरी की माँ। तो रेलवे जैसे काम कर रही है, अभी उसका इतना खसारा हो जाना है कि वो मेरी आपकी तनख्वाह सारी चली जानी है, हमें डायरेक्ट देना पड़ जाएगी रेलवे को। तो इसने भी हो जाना है, पोस्टल सर्विस ने भी हो जाना है, बिजली की कंपनियों ने प्रोडक्शन है उसने हो जाना है, और गैस ने भी हो जाना है। अच्छा, अब सर एक प्रॉब्लम और बीच में आनी है, हेल्थ और एजुकेशन पहले हमारे पास नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी हो जानी है, क्योंकि हमने ये पॉलिसी बना दी कि जो सड़क पे पैसा खर्च होना है वो उस सड़क से निकलना है। ठीक, गाड़ी जाएगी, पैसे दे ले ले। अब कितना टैक्स दे रहे हैं आप? जब मोटरवे क्रॉस करते हैं, मैं मुल्तान गया, मुझे 550 रुपये देना पड़ेगा, इधर 90 उधर 120 उधर 120, मेरी तो जेब भी खाली होगी। तो मैंने कहा नहीं भाई, दोबारा इधर से नहीं जाना, पैदल ही चले जाएंगे मुल्तान, तो वही ठीक है। अच्छा, अब सर ये है कि जैसे मोटरवे का है, अब मोटरवे पे इतने पैसे ये ले रहे हैं कि उसको सस्टेनेबल करना है। ये कहते हैं IMF के साथ ये तय हो गया कि हमने जो भी प्रोजेक्ट बनाना है वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मीन्स कि जितनी भी उसमें पैसे लगने हैं वो आवाम दे। अब ये मल्टीपल किस्म के होने हैं। हमारी गवर्नमेंट का अलमिया ये है, और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, कि हम डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगा रहे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रहे हैं, जिससे पैसा मेरे आप जेब से भी जा रहा है, आपकी जेब से भी जा रहा है, डायरेक्ट इनकम टैक्स भी दे रहे हैं और सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं। तो इसी तरीके से एक तो प्रोजेक्ट सस्टेनेबल हो, दूसरा प्रोजेक्ट पब्लिक के जिसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसमें चले जाएं। जब ये एनर्जी कंपनीज ख़ास तौर पर पेट्रोलियम और ये सारी प्राइवेटाइज हो जाएंगी, जब बैंक्स सारे निजी शोबे में चले जाएंगे, तो आप तसव्वुर कीजिएगा कि महंगाई का आलम क्या होगा। क्योंकि फिर प्रॉफिट लेने में, अभी तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, उनका कहना यह कि हम सारी ये चीज़ें सब्सिडाइज करके चला रहे हैं। जब ये इन सारी चीज़ों पर खाने वाले लोग आ जाएंगे ना काफ़ी सारे, तो फिर ये बहुत महंगी हो जाएंगी। इसलिए पब्लिक को भी सोचना चाहिए, आवाम को भी सोचना चाहिए, और हुकूमत को भी। हुकूमत के करने का काम ये देखें कि हमारी पब्लिक पढ़ी लिखी नहीं है, तो नेपरा और ओगरा में उसको चाहिए कि वो गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक का केस फाइट करे, और अपने वकला का, इक़्तिसादी माहिरीन का जो नेशनल इंटरनेशनल लॉज को समझते हैं उसका एक पैनल बना के केस फाइट करे। वरना पब्लिक ना पंखा चलाएगी, ना रोटी खाएगी, ना बस में ट्रैवल करेगी, और भूख से मर जाएगी। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब। आने वाला बजट यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो तरक्याती काम हैं वो होते हुए नजर आएँ। निजकारी के मामलात जिसका बहुत जिक्र है, और जो ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रही, डेफिनेटली उनकी निजकारी होने वाली है, लेकिन वो कितना ट्रांसपेरेंट है, गवर्नमेंट को उसमें क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवाम की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या मौजूदा वजीर ख़जाना, जिन्हें कहा जाता है कि वो अवाम दोस्त हैं, प्राइम मिनिस्टर अवाम दोस्त हैं, गवर्नमेंट डेफिनेटली अवाम दोस्त है, क्या हम इंटरनेशनल जो एजेंडा है और IMF का जो एजेंडा है उसको काउंटर करते हुए अपने लोगों की बेहतरी के लिए सोचें? वी हैव टू सी दिस इन द कमिंग बजट। थैंक यू।